हेलो दोस्तों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 61 का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 9th है। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु की संरचना और उसमें भी है बोर का परमाणु मॉडल। इससे पहले हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा था। आज रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा है। आज हम बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इसमें कुछ पहली वो जिज्ञासा और ज्ञान के वो आप जानते हो दोनों के माध्यम से वर्कशीट निकाली जा रही है। तो यहाँ पर जिज्ञासा दीदी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए था, तो फिर परमाणु स्थिर अस्तित्व किस प्रकार संभव हुआ। क्योंकि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसके आधार पर उसने बताया था कि इसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। उनकी कंडीशन को देखते हुए ये अस्थिर होना चाहिए था, पर ये अस्थिर क्यों नहीं है। तो इसके बारे में बोर ने इसको समझाया कि किस प्रकार से में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं और किस प्रकार से अस्तित्व को प्राप्त रहता है। तो अब देखिए, यहाँ पर ज्ञान हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, जैसे वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। यानी कि गोल चक्कर में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का स्थायी रहना संभव नहीं है। तो ये कमी थी, उसको समझा नहीं पाया वो। एक दूसरे वैज्ञानिक नील्स बोर ने इन कमियों को दूर करते हुए अपना परमाणु मॉडल सिद्ध किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझाया गया। अब देखिए, ये क्या है, बोर का मॉडल क्या है, इसको आप समझिए। बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 1885 से 1962 में अध्ययन किया और 1922 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी दो प्रमुख विशेषताएं अवधारणा इस प्रकार थी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्षा या विविक्त कक्षा कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है, नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते। अब देखो, मैं बता देता हूँ आपको। ये है नाभिक है, ये परमाणु है। इसमें अब इसमें कक्षा है, अलग अलग कक्षाएं हैं। ये कक्षा है, देखो यहाँ पर देखिए, ये अलग अलग कक्षा है। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऊर्जा स्तर में घूमते हैं। नाभिक के चारों ओर, जिसको KLMN नाम दिया गया, तो गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते। ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, एक दूसरे को ऊर्जा नहीं निकालते, अपने कक्षा में घूमते हैं। ये केवल एक निश्चित ऊर्जा छोड़कर ही एक ऊर्जा स्तर से दूसरे, यानी तो ये ऊर्जा अवशोषित करते हैं या उत्सर्जित करते हैं, और इसी प्रकार से ये एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जा सकते हैं। उन्होंने इन ऊर्जा कक्ष कोश को KLMN की संख्या दी, तो यानी कि KLMN और 1 2 और 3 4 इस प्रकार से नाम दिए दर्शाया गया। परमाणु में सबसे बाह्यतम कक्ष को संयोजक कक्ष कहते हैं। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी परमाणु के बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजक कक्ष होता है जो जैसे KLMN बाहरी, जो परमाणु में सबसे बाहरी होता है। ओके, अब देखो, किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, जिसे 2nm, यह मैंने आपके पिछली वर्कशीट में आपको समझा दिया था कि 2n² क्या होता है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसके आधार पर रह सकते हैं। विभिन्न कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे K में आपको पता है K में कितने रहते हैं, 2 रह सकते हैं, क्योंकि K में कक्ष का संख्या n क्या है, कक्षकों की संख्या। तो यहाँ पर 1² तो 2, और इसमें 2 कक्षा है तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 यानी गुना करेंगे तो 8, और इसमें 3 का स्क्वायर 9 9 2 से गुना किया 18, तो अधिकतम 18। तो यानी कि इसको किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 8 18, यानी कि 2 8 18। और फिर देखो, आपको बस KLMN और N में क्या आपको पता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2n 4 होगा ना,
तो यहाँ पर देखो आपको पता है एम एन में क्या है, 4 है, 4 तो 2n, यानी कि इसमें 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16 16 32। तो आपको पता है बच्चों कितने किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 8 18 यानी कि 2 8 18 और 32 यानी कि 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार से रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसे सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन अधिकतम 8 हो सकती है। देखो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, अष्टक नियम में बताया गया है। ये किस में बताया गया है कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। यह अष्टक नियम के आधार पर है। ठीक है बच्चों, तो सभी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने की सोचते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया कि न्यूट्रॉन क्या है। न्यूट्रॉन एक आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से अलग ही अपरमाणु कण है। एक और अपरमाणु कण है, कण की खोज जेम्स चैडविक नामक के वैज्ञानिक द्वारा 1932 में की थी। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो गई थी पर न्यूट्रॉन की नहीं होती, जिसका 1932 में जिसका नाम न्यूट्रॉन किसने रखा, जेम्स चैडविक ने, इसी ने खोज की थी। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इस पर किस प्रकार का आवेश नहीं होता और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर, द्रव्यमान इसका प्रोटॉन के बराबर ही होता है और इसका संकेत n स्मॉल n है। उसने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थिर होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ रहता है, यानी कि नाभिक होता नहीं है, नाभिक में इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में स्थिर होता है। परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में स्थिर होता है क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर शाक होता है और इनका इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है। इस वजह से परमाणु का द्रव्यमान कहाँ पर निहित होता है, नाभिक में स्थिर होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो सोडियम परमाणु की संरचना, यहाँ पर केवल सोडियम परमाणु की संरचना दिखाई गई है। अब देखो आप इसको, ये सोडियम है। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, यह हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो एक तो इसमें तो 1 ही रहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये होगा 1। अब आपको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक, ये सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11 है। और आपको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है और 11 का 22 हो जाता है। अब देखो आपको पता है 11। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें देखो 11 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक कितना है 11, तो प्रोटॉन की संख्या है 11, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या है 11, तो 3। देखो अब इसमें किस प्रकार 11 है तो किस प्रकार से रहेंगे, देखो आपको बता देता हूँ 2 8 1 इस प्रकार रहेगा ना। तो 2 तो आपको पता है 2 अंदर है, 2 इलेक्ट्रॉन ये अंदर हो गए और इसमें 8 होंगे, तो 2 और 2 4, 2 6 2 8 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में, तो यहाँ पर या तो 8 करेगा ये या ये यहाँ से निकलेगा, तो निकल जाता है, तो निकल जाएगा तो इसकी संयुक्ता 1 होती है संयुक्ता, जो आप कुछ बड़ी कक्षा में यानी 10th में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से वितरित रहते हैं। ये किसने बताया, बोर ने बताया। तो बच्चों इस प्रकार से ये परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु का थॉमसन मॉडल और परमाणु का बोर मॉडल तीनों हो चुके हैं। आपको सभी को तीनों, मैं आशा करता हूँ तीनों ही मॉडल आपके समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई बच्चे की डाउट रह जाती है तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखे या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डाउट क्लियर करवाए, क्योंकि मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी वो कॉल करके या किसी भी प्रकार से अपनी डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब मैं आपके जो इस वर्कशीट से निकल के जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैं समझा देता हूँ, जब तक आप मेरे साथ वीडियो देखते रहिए। देखिए नील्स बोर के परमाणु मॉडल के 2 प्रमुख अवधारणाएं लिखिए। एक तो उसने ये बताया कि परमाणु किस प्रकार से नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और
दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से रहता है। तो दो प्रमुख अवधारणाएं ये हो गई इसकी, और इसमें आपका इसमें भी दे रखी है दो प्रमुख अवधारणाएं। देखो फर्स्ट और सेकंड, देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए इसके बाद में आपके आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे। बोर के परमाणु मॉडल के ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी कैसे दूर की। उसने, आपको पता है उसकी परमाणु मॉडल बोर ने किस प्रकार से दूर की। एक तो कक्षकों का वितरण और एक इलेक्ट्रॉन उस पर में किस प्रकार से रहता है। तो इस प्रकार से इसने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां दूर की, जो आपके इसमें दे रखा। देखो अवधारणा इस प्रकार है, और इसमें देखिए आपको किस प्रकार से दूर की उसने, दोनों ये दोनों चीज बता के कि इस प्रकार से ये परमाणु इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाइए। तो आपको पता है आपका थ्री क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका, ये चारों कक्ष लिखा है KLMN हो गए। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आपका फोर्थ क्वेश्चन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये कहाँ स्थित होते हैं। तो बच्चों इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये न्यूट्रॉन का फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया न्यूट्रॉन के बारे में। ओके, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है जो नाभिक में रहता है, अपरमाणु कण होता है, नाभिक में रहता है, और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में चलिए आप संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखो आपको पता है कि इसका आंसर, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके, संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चन का आंसर कि परमाणु के सबसे बाहरीतम कक्ष में संयोजन कक्ष और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे की कोई डाउट रह जाती है तो वो मेरे से क्लियर करवाए। धन्यवाद।